आपसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ईरान ने इन 44-45 दिनों में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत कर लिया है। इसकी वजह क्या है? जो ये वक्फा था, क्या ये ईरान के लिए इतना काफ़ी था कि वो फिर से अपने पाँव पर खड़ा हो जाता? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान ने जो अपनी फैसिलिटीज़ जिनसे रिस्पॉन्ड भी किया अमेरिका को और इसराइल को, अ, और दुनिया ने भी देखा कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि जितने हमले उन पे हुए, उनको बर्दाश्त किया, उनका काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उनके काफ़ी लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई, लीडरशिप को ख़त्म किया गया। लेकिन जो उनकी जिस तरह इज़राइल तैयारी कर रहा था और अमेरिका पिछले कोई 30 साल से कि ईरान के ऊपर अटैक करना है और उनको जो रेजीम चेंज करनी है और उनके तमाम न्यूक्लियर असासों को तबाह करना है, जी, जी। तो वो चीज़ जो है इसी तरह से ईरान की भी तैयारी थी कि उन्होंने किस तरह से इस हमले के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हुँ, क्या उनके डिसेंट्रलाइज़ तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाना है और किस तरह से उन्होंने उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना है, ताकि वो जितने भी उनके अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जो उनके नेबर्स में मौजूद हैं ईरान के, उनको भी तकलीफ़ पहुँचे और इज़राइल तक भी जो है उनके मिसाइल जाएँ और ड्रोन जाएँ। तो ये उन्होंने एक एसिमेट्रिक तरीके से अपनी तैयारी रखी हुँ। और बहुत अंडरग्राउंड उन्होंने इन चीज़ों को महफ़ूज़ किया। जी, उनकी अगर आप तमाम ऑपरेशंस देखें और तमाम उनकी जो है इक्विपमेंट को देखें या मिसाइल प्रोग्राम को देखें या ड्रोन्स को देखें, तो दे आर डीप अंडरग्राउंड। मतलब न्यूक्लियर तो है ही है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा महफूज किया हुआ है और ये तैयारी वो कई दहाइयों से कर रहे थे और उस तैयारी का उनको हुँ, एक सक्सेस भी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ना सिर्फ ये कि नुकसान पहुंचाया, बल्कि कॉस्ट को इतना इंक्रीज कर दिया अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए और बिल्कुल। उन इत्तेहादियों के लिए भी जो उनके नेबर्स थे, कि उनकी एक अभी तक डैमेजेस जो हैं वो ईरान को तो अपने भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन इन तमाम ममालिक को भी हर तरह से नुकसान हुआ और कॉस्ट हुँ। बहुत इंक्रीज हुई। आप ये देखें कि अभी रिपोर्ट आई है और इसका पहले भी जिक्र किया जाता था कि अमेरिका के तकरीबन 42 जहाज जो हैं वो तबाह हुए। जी, जी। ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जंग में पिछले 40 सालों में अमेरिका ने इतने जहाज जो हैं लूज़ किए हैं हुँ, या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि 42 इवन वियतनाम की वॉर में भी उनकी मतलब डॉग फाइट्स होती थी, उन्होंने जहाज लूज़ किए, लेकिन जिस लेवल के जहाज, यानी कि उनके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, उनके C-130s, उनके एवेक्स, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके F-35, उनके F-15 जो लेटेस्ट हैं, वो सब तबाह हुए इस जंग के दौरान। हुँ। तो ईरान ने अपनी तैयारी रखी थी और उसको देखते हुए जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो ईरान के अंदर ही से बन रही थी, यानी बिल्कुल। हुँ, इंडिजिनाइज़ेशन मौजूद थी ईरान के पास हुँ, और वो ये तमाम चीज़ें खुद बना रहे हैं, हत्ता कि उनके जो इंजन है, उसकी जो जहाज़ जो ड्रोन्स हैं, उनकी एवियोनिक्स है, उनके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, वो तमाम ज़्यादातर ईरान के अंदर और ऑफ कोर्स मिसाइल प्रोग्राम भी वो बहुत आगे तक लेके जा चुके हैं। हुँ, हुँ। इसके मुतालिक एक रिसेंटली आर्टिकल भी आया था अल जज़ीरा में कि टेक्नोलॉजी वाइज़ ईरान ने अपनी मतलब पिछली जब से सैंक्शंस लगी हैं बहुत तरक्की की है और शायद मेरा ख़्याल में इस वजह से क्योंकि वो उनकी सर्वाइवल की एक जंग थी। बिल्कुल। उनकी मतलब बेसिकली उनका जो दिफा था और इस मुल्क को बचाना था, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसी की एसिमेट्रिक इस्तेमाल से ही बचा सकते थे और उन्होंने अपनी तमाम कंसंट्रेशन जो है इसके ऊपर लगाई है और हुँ, ये देखें तो उनकी टेक्नोलॉजी इस वक़्त अभी तो वो ओपन नहीं हुए कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते चीज़ें, लेकिन अभी भी शायद ड्रोन्स जो हैं वो उनके रशिया में भी गए हैं और उसकी कॉपी बनी है, हुँ। यूक्रेन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की और उससे बिल्कुल। काफ़ी नुकसान पहुँचाया और उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उनके पास बहुत है कि वो वाफ़िर मिकदार में जो है वो हर महीने ये ड्रोन बना सकते हैं और जो बना रहे हैं। तो अभी उनका एक मैसेज भी आया था उनके मिलिट्री कमांडर की तरफ से कि इस दफ़ा अगर उन पे हमला हुआ तो उनका जवाब और ज़्यादा सख्त होगा और हुँ, हुँ। संगीन नताइज उसके भुगतना पड़ेंगे। आमिर साहब, इतनी सफारती तन्हाई के बावजूद अगर ईरान अपना जो दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर से खड़ा करने में कामयाब हो रहा है, तो फिर हम ये कहें कि अरब मुल्क जो वैसे ही इस जंग की वजह से बहुत मुतासिर हुए, वो उनके लिए खतरा बनता जा रहा है? जी देखें, जिस तरह मेरे साथी ने बताया कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत नुकसान हुआ है हुँ, और
इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कॉस्ट जो है बहुत ऊपर चली गई है। इस दफ़ा लेटेस्ट आ रहा था कि 115% तक उनकी फूड इन्फ्लेशन हो चुकी है, हुँ, और उनकी जो रोज़मर्रा की अशिया हैं और कॉस्ट ऑफ मतलब फूड के अलावा एनर्जी और जो मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है, मुतासिर हुई है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत तबाह किया है, ब्रिजेज़ जो कि हुँ, रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत नुकसान पहुँचा है। और ये बात भी ठीक है कि उनको बैनुल-अक़वामी तौर पे जो है डिप्लोमैटिकली एक तन्हाई है, और हुँ, उसकी मेन वजह अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। और उस लिहाज से अगर देखा जाए, देखिए देखें इस एक कंट्री पे, एक एक मुल्क पे जब आप एक्जिस्टेंशियल थ्रेट वाला एक नाफ़िज़ कर दें और उसके ऊपर हर वक़्त वो खतरा मंडला रहा हो, हुँ, तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए एक जंग लड़नी पड़ती है, और वो हमेशा उसमें जो है उसका हर सिटिज़न, उसका हर शहरी जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और उसमें एक अपना हक और अपना हिस्सा अदा करता है। जिस तरह हुँ, ईरान की, मैंने आपको ने टेक्नोलॉजीज़ की बात की, ईरान के सर्वाइवल की बात की, इतने अरसे से 4 दिहाइयों से वो जो है सैंक्शंस में हैं। अगर आप पाकिस्तान का भी वो पीरियड देखें जब पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगी थी, तो वो आपका गोल्डन पीरियड था फॉर योर इंडिजिनाइज़ेशन जी, ऑफ वेपन इक्विपमेंट हुँ, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ योर फ्यू की टेक्नोलॉजीज़। तो वो चीज़ें जो हैं, जब जब ये सर्वाइवल वाला एलिमेंट आ जाता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाता है, तो कौमें, फिर जिंदा कौमें उस पे खड़ी होती हैं, और वो फिर अपनी नीश टेक्नोलॉजीज को जो है वो आगे लेकर चलती हैं। अपने सर्वाइवल के लिए जो जो चीज़ चाहिए होती है उसको वो हर तरीके से कोशिश करती हैं कि उसके ऊपर एक कंट्रोल लिया जाए और उस पर काबू हो और उसको आगे ले जाए। तो ये चीज़ ईरान की जो है सिटीजन्स, ईरान की लीडरशिप में भी नज़र आई है, उनके लोगों में भी नज़र आई है, और इस वजह से वो इतनी तन्हाई के बावजूद उन्होंने अपनी, यस, इकोनॉमिकली आप देखें उनका जो करेंसी है उसको देखें तो पता नहीं कितने मिलियन का हो चुका है, 1.8 हुँ, एक डॉलर जो है जी, ईरान की करेंसी के मुताबिक। तो वो चीज़ें तो इन्फ्लेशन वगैरह तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन वो एक अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, हुँ, और उसके लिए उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है इस जंग में, वो शो करता है कि दे वांट टू सर्वाइव। वो एक जिंदा कौम है, और उनको सफरिंग और सेक्रीफाइस का एक एक उनको आदत भी है, और वो कर सकते हैं, और फिर भी हुँ, वो अपने पाँव पे खड़ा रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तन्हाई ज़रूर है, लेकिन जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया कि चाइना जो है, उसका विज़िट जो है, इनके फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के उसको वेलकम किया था, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट उधर गए। और इसी तरह रशियन और चाइना जो एक किस्म की थोड़ी बहुत एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसको बड़ा पॉज़िटिवली देख रहा है ईरान। और रशिया और चाइना की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ईरान के साथ। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है वो एक फेल्ड स्टेट बने, या वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास या उनके इत्तेहादियों के पास जाए। और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से ये पूरा एरिया जो है, रीजन, इसमें अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी और हर तरह की ये इंस्टेबिलिटी जो है वो आए, क्योंकि चाइना के कनेक्टिविटी जो है उस वो मुतासिर होती है, चाइना हुँ, की अपनी ट्रेड मुतासिर होती है। और चाइना के पास जो ऑयल है, ईरान का 80% चाइना के पास आता है। तो ये चीज़ें चाइना की मुदाखलत रहेगी, और चाइना डेफिनेटली एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। ईरान मे नॉट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के, इससे तो होगा वो, और जिसे आप ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, लेकिन चाइना और रशिया की एक पार्टनरशिप भी रहेगी, और किसी हद तक एक चैनल चलता रहेगा जिससे वो अपना एक किरदार अदा करते रहेंगे। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान बीइंग अ नेबर, जिसको सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, उसकी चीज़ नज़र भी आ रही है, और उन्होंने बिल्कुल, डेफ़िनेटली पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉज़िटिव रोल प्ले किया है, हुँ, और अभी तक कर रहा है। और पाकिस्तान को वो एक की नेगोशिएटर के तौर पे अमेरिका भी देख रहा है, ईरान भी हुँ, देख रहा है, और सारी दुनिया देख रही है। तो ये इसका जो भी इख्तिताम पज़ीर होना है, इस पूरे मार्के का, और जो भी सुलह-सफ़ाई होनी है, उसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहेगा, और किसी न किसी नतीजे पे इन्हें पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कॉस्ट है हॉर्मुज़ की और उसके ब्लॉक होने की, वो जी, ईरान भी भुगत रहा है उतनी ही जितनी कि बाकी दुनिया भुगत रही है। और ये आप कह लें कि ये जो मैडनेस है एक किस्म की, ये बहुत अरसे तक जारी नहीं रह सकती, हुँ, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर एनर्जी की और फूड की जो कॉस्ट है और जो शॉर्टेज बिल्कुल, है, हुँ, वो हो रही है, और वो जितनी अरसा ये ब्लॉक रहेगा उसकी वो कीमत जो है वो बढ़ती रहेगी, और आम शहरी जो है वो मुतासिर होगा। और अमेरिका के ऊपर भी ये प्रेशर बहुत आ रहा है। देखिए, अमेरिका के हुँ, अंदर भी इन्फ्लेशन इज़ ऑल टाइम हाई हुँ, आजकल,
और सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ, मेरे भाई बताएंगे जो अमेरिका से अभी आपके साथ हैं भी शरीक, कि जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, जो फ्यूल की कॉस्ट है, वो भी ऊपर चली गई है बहुत ज्यादा। आपने बिल्कुल तो ठीक ये कहा। प्रेशर अमेरिका जो है में जो लीडरशिप पे आ गैस की रहा है। कीमतें हैं उनमें भी 50% इजाफा हुआ है, और यकीनन इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ भी और बाकी इंडस्ट्री भी गैस पर चलती है, तो वो कितना इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं।